गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को राहत कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी वितरित की। इस दौरान उनके साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। लगभग 4 से 5 दर्जन गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। आवागमन बहुत सारे गांवों का बंद सा हो गया, मुख्य मार्ग बाधित हो गए, जनजीवन प्रभावित हुआ। सरकार ने पहले से ही प्रशासन को इसके बारे में निर्देशित किया था कि पहले से ही हम नौकाओं की व्यवस्था करके रखें। जो प्रभावित परिवार हों, जिनके घर के अंदर पानी घुस जाए, उनको फूड पैकेट उपलब्ध करवाएं, राहत पैकेट भी उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें और साथ साथ अन्य सामग्री जो भी एक घर के लिए आवश्यक है वह सभी करने के साथ साथ मेडिकल की व्यवस्था भी, क्योंकि बरसात के समय तमाम ऐसी बीमारियां होती हैं जो स्किन से संबंधित होती हैं, जल जनित होती हैं और पानी निकलने के बाद भी मच्छर आदि के प्रकोप के कारण कुछ बीमारियां होने की संभावना होती है। इन सब की सावधानी हमें प्रारंभ से ही करनी होगी। बाढ़ के अंदर पानी भरने के कारण सांप के काटने, बिच्छू के काटने और अन्य जंगली जानवरों के साथ साथ कुत्तों के काटने की शिकायतें भी सामने आती हैं। तो इसके लिए एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज के वैक्सीन भी जगह जगह हॉस्पिटल में रखवाने के लिए पहले से निर्देशित किए गए। बाढ़ राहत सामग्री को समय पे टेंडर करके पीड़ित परिवारों को, प्रभावित परिवारों को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए और यह भी व्यवस्था की गई थी कि अगर जनधन की हानि होती है तो जनहानि पर आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए की सहायता परिवारजनों को तत्काल उपलब्ध करवा दें। पशु हानि पर भी अनुमन्य सहायता उस सब पीड़ित परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवा दें। और यही नहीं, फसलों की भी जो नुकसान हुआ है, फसलों के नुकसान के लिए भी हमें व्यवस्था सुनिश्चित कराएं कि फसलों के नुकसान के लिए सर्वे करते हुए अविलंब वह पैसा भी उनके खातों में चला जाए जहां फसल को नुकसान हुआ है। केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी मेरठ दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जन शिक्षण संस्थान की जोनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस से शिक्षकों को डरने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं की भी तारीफ की। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहे। जो हमारे मंत्रालय ने सिद्ध पोर्टल बनाया है, स्किलिंग इंडिया डिजिटल हब, तो उस ऑनलाइन पोर्टल की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। उसमें पंजीकरण के लिए अनिवार्यता की गई है। उस माध्यम से ट्रांसपेरेंसी है, उस माध्यम से लाभार्थियों को भी पूरी जानकारी मिलती है कि क्या क्या योजना उनके लिए चल रही है। आत्मनिर्भर बनने की बात की आपने, किस तरीके से योजना का लाभ ले रहे हैं लोग और क्या करना चाहिए? लोगों को जागरूक खुद भी होना पड़ेगा। सरकारी योजनाएं तब अच्छी चलती हैं जब जो लाभार्थी हैं वे पूरी नजर उस पर रखें। तो क्योंकि मेरठ के लोग बड़े हमेशा जागरूक रहे, तो मैंने योजनाओं की भी जानकारियां दी, क्या क्या योजनाएं हैं और उसका लाभ लोग उठाएं। लखनऊ में सपा ने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया, जिसमें सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए श्यामलाल पाल ने उन्नाव सड़क हादसे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार सड़कों को गड्ढा मुक्त करे। वहीं आगामी उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह तैयार है। आज उसी कड़ी में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रदेश की बैठक है। हम सभी लोग पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, विधायक सुधाकर सिंह जी और भी कई हमारे सम्मानित नेता उत्तर प्रदेश से आए हुए जाबाज सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कलाकारों को बधाई देने के लिए आए हैं कि
कि आप लोगों ने जो समाजवादी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व को स्वीकार कर इतना बड़ा जनसैलाब तैयार किया है, जिसकी पहचान केवल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बनाने का काम किया है। उन सभी लोगों को बधाई देने के लिए आए। लखनऊ के कुकरेल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के लिए विकास के लिए अकबर नगर में ध्वस्तीकरण के बाद अब खुर्रम नगर, रहीम नगर, पंत नगर, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी और अबरार नगर में अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण होगा। ध्वस्तीकरण से पहले रिवर फ्रंट की जद में आने वाले अवैध मकानों का सर्वे एलडीए, जिला प्रशासन, नगर निगम, सिंचाई विभाग के अधिकारी ने किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अधिकारी मौजूद रहे। तो कई विभागों की टीम मौजूद रही। अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण हुआ, अवैध मकानों का सर्वे किया गया है। कई विभागों की टीमें मौजूद रहीं। मकानों पर निशान लगाया जा रहा है जो भी अवैध हैं। एलडीए, लखनऊ विकास प्राधिकरण और अन्य विभागों की टीम मौजूद रहीं। तो एक संयुक्त ऑपरेशन रहा अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए। इटावा में सपा की कार्य समिति बैठक में पहुंचे बदायूं सांसद आदित्य यादव अंकुर ने दावा किया कि उपचुनाव में सपा की जीत होगी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। वहीं बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए सांसद ने कहा कि पहली बारिश में ही बीजेपी के विकास कार्यों की पोल खुल गई है। अयोध्या हो चाहे बनारस को क्यूटो बनाने का सपना सभी धराशायी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में बड़े पैमाने पर ज़मीनों को लेकर घोटाले हुए, इसलिए अयोध्या की जनता ने सबक सिखा दिया है। 10 में से 10 सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किस तरीके से निर्माण तो बहुत किए गए, शिलान्यास बहुत सारे किए गए, उद्घाटन कई सारे किए गए, लेकिन पहली बारिश और दूसरी बारिश में ही सारी हकीकत सामने आ गई। चाहे अयोध्या हो, चाहे बनारस को क्यूटो बनाने का सपना हो, वो सभी धराशायी हो चुके हैं। इसलिए हमें पूर्णतः विश्वास है कि जो उपचुनाव होने जाएंगे समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी। चंदौली में आकाशीय बिजली गिरने से दर्जनों लोग घायल हो गए, जिनका हाल जानने के लिए सपा सांसद वीरेंद्र सिंह जिला अस्पताल पहुंचे। सांसद ने मरीजों के समुचित इलाज के लिए डॉक्टर को निर्देशित किया। इस दौरान सपा सांसद ने जिला अस्पताल में फैली गंदगी और अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए सांसद ने कहा कि बीजेपी के लोग केवल हेडलाइन के लिए काम करते हैं। बिगड़ते स्वास्थ्य व्यवस्था पर बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं का ध्यान नहीं है। बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर गई है। यहाँ पर जो आकाशीय बिजली से जो झुलसे हुए और घायल हमारे क्षेत्र के जो जनता थी वो यहाँ भर्ती थी, उनको देखने के लिए आए थे। और यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा कुछ लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया था और कुछ लोग भर्ती थे, उनको हम लोगों ने देखा और निर्देश किया गया है कि उनको अच्छी तरीके से इलाज जो है उनका किया जाए और ताकि वो स्वस्थ होकर के अपने घरों को जाए। हमने प्रशासन से मांग की है कि जो घायल हैं उनको उचित मुआवजा जो है दिया जाए। कम से कम घायलों को जो है 1 लाख रुपया प्रति घायल को जो है मुआवजा दिया जाए और उनका दवा इलाज भी सरकारी खर्चे पर किया जाए। रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र में रहने वाले 2 लोगों से जिला बदर हिस्ट्री शीटर और उसके दबंग साथियों ने 5,000 रुपये रंगदारी मांगी, जिसका विरोध करने पर पीड़ित के साथ मारपीट की गई। मामले की शिकायत पीड़ित ने थाने पर की, जहां सुनवाई होने के बजाय पीड़ित के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया।
इसी को लेकर आज पासी समाज के सैकड़ों लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाते हुए पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। मेरे भाई शाम को ट्रैक्टर लेके घर आ रहे थे, उनसे हफ्ता वसूला गया कि पैसे दो, 5,000 रुपये नहीं, गाड़ी वाड़ी तुम्हारी नहीं चलेगी। वहाँ पे गौरा में नीसू वर्मा, लक्ष्मीकांत उर्फ नीसू वर्मा, रणविजय और ओपी बाबा, ये सब लोग थे। वहाँ पैसे मांग रहे थे, इसीलिए नहीं दिए उसने पैसे। उसके पास पैसे नहीं थे, उसको रुका के वहीं पे मारे। छोटा भाई बचाने के लिए वहाँ गया तो उसको भी मारे। देसी कट्टा रख के सामने, उनके सामने फ़ोटो वीडियो बनाई गई और बोला कहीं पर शिकायत करने गए तो तुम्हारे भाई को जेल भिजवा देंगे, सारी जिंदगी वहीं सड़ेंगे। कानपुर के प्राणी उद्यान में आज गंगा प्रहरियों ने अनुभूति व्याख्यान केंद्र में बच्चों को गंगा नदी और पशु पक्षियों के विषय में विस्तृत व्याख्यान कर जागरूक किया। इस मौके पर मौजूदा गंगा सेवा समिति के लोगों ने बच्चों को नक्शे के जरिए गंगा मैया के उद्गम के बारे में समझाया। उनके पूर्वज, उनके पिता या उनके और जो पिता थे, परबाबा वगैरह, उन लोग। इसमें जो म्यूजियम बनाया गया है व्याख्यान केंद्र को, अनुभूति व्याख्यान केंद्र, इसमें गंगा की यात्रा के विषय में है, कानपुर के इतिहास है छोटा सा, और गंगा कैसे आई और कहाँ कहाँ पर आई, इसको हमने मैप के माध्यम से बच्चों को बताया है। साथ में पक्षियों के विषय में जानकारी थी, जिसमें एक वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ है, जिसमें 8 तरह के पक्षियों की आवाज़ें हैं, बच्चे उनको सुन रहे थे बटन दबा दबा कर अलग अलग। साथ में डॉल्फिन या गंगा में रहने वाले जो जलीय जीव हैं हमारे यहाँ क्यों कम हो रहे हैं, इनके विषय में जानकारी दी गई। और गंगा जब तक स्वच्छ नहीं होंगी तब तक ये जलीय जीव हमारे वापस नहीं आ पाएंगे। आज यहाँ कानपुर प्राणी उद्यान में हमारे अनुभूति व्याख्यान केंद्र में हमने स्कूल के बच्चों और टीचर्स के साथ एक छोटा सा प्रोग्राम किया। ये केंद्र हमने 2020 में इसका उद्घाटन किया था। आज के प्रोग्राम में बच्चों को गंगा और उसमें रहने वाले जैव विविधता के बारे में हमने सिखाया, प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में बताया और गंगा की पूरी यात्रा के बारे में उन्हें जागरूक किया। ललितपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां लूट और टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से तीनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया गया कि 5 जुलाई को बदमाशों ने व्यक्ति से 1,70,000 रुपये की लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने तीनों बदमाशों के कब्जे से 3 अवैध तमंचे, एक मोटरसाइकिल समेत 59,000 रुपये बरामद किए हैं। के साथ जो है आज पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें इनके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर जो है फायर किया गया था, जिसमें जवाबी कार्रवाई में जो है 3 लोग हैं, एक अनुज कुमार है, एक चंदन है, एक बीरू कुमार है। इन तीनों को जो है गोली लगी है और इनको तत्काल इलाज जो है वो इनका कराया जा रहा है। ये तीनों लोग बिहार के कटिहार के रहने वाले हैं। जो इनसे जो शुरुआती पूछताछ हुई है उसमें पता चला है कि इनका अंतर्राज्यीय जो इनका एक संगठित गिरोह है, जो अलग अलग राज्यों में, यूपी के अलग अलग जिलों में इनके द्वारा जो है कई घटनाएं जो है वो कारित की गई हैं। इनके द्वारा हमारे जनपद में जो है 5 जुलाई को एक लूट की घटना जो है वो की गई थी। साथ ही अन्य जनपदों में भी जो है, जिसमें मुजफ्फरनगर, एटा, बस्ती, झांसी और बिहार के कुछ जिलों में भी इनके द्वारा घटनाएं जो हैं वो की गई हैं। शाहजहांपुर स्थित मेडिकल कॉलेज से पानी में स्ट्रेचर खींच के मरीजों को ले जाने का मामला सामने आया है, जहां कमर से ऊपर पानी भरने की वजह से मरीजों को स्ट्रेचर और एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल से बाहर निकाला जा रहा है और मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। खबर फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र से है, जहां पैसों के लेन देन को लेकर दबंगों ने एक युवक को बंधक बनाकर उसके साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित युवक ने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
एक कमल नाम के व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पे मौके पर सीओ सिरसागंज और एसएसपी सिरसागंज गए और वहाँ पे जो भी विधिक कार्रवाई थी वो की गई। उसके बाद आज शाम में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की थी कमल ने, उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट करते हुए एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो सोशल मीडिया पे आया था। इसमें परिवारीजनों से संपर्क किया गया और उनसे तहरीर ली गई है। परिवारीजनों ने 3 व्यक्तियों के खिलाफ उसमें तहरीर दी है और ये 3 व्यक्ति वो हैं जिनके यहाँ ये जो कमलकांत है ये ड्राइवर की नौकरी कर रहा था और कुछ पैसे का लेन देन का विवाद था। 2 साल से उनके यहाँ नौकरी कर रहा था और पैसे के विवाद में उसके साथ इन लोगों ने मारपीट की है। कानपुर में भारी बारिश के बाद शिवाला स्थित कैलाश मंदिर के ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे मंदिर का ऊपर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि पर्याप्त इंतजाम होने से मंदिर को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों ने मंदिर से भागकर अपनी जान बचाई। यहाँ पर नियम ये है कि प्रातःकाल जो है मंगला आरती 5 बजे होती है। आरती करने के पश्चात जो पूजा करने गए, पूजा करने के बाद यहाँ पे 6:10 पे बिजली बहुत जोर तड़की और हम लोग यहाँ पे करंट आ गया। भक्त कम से कम 15-20 भक्त थे। सुबह सुबह जो प्रातःकाल आते हुए हैं वो भी इतना डर गए थे कुछ कहने को नहीं। और यहाँ पे इलवारी में जैसे जो ही सामान निकाला तो वहाँ इलवारी में भी करंट आ गया था। इधर अंदाजे से बम छुड़ाए जाते हैं, नहीं कुछ बाबा की ऐसी कृपा रही कि कुछ हानि नहीं हुई और ऊपर शिखर में ऊपर गिरी है तो ऐसे भी कोई गिरने के औचित नहीं। जिस प्रकार से बिजली गिरती है नुकसान हो जाता है, ऐसी कोई ज़्यादा क्षति नहीं हुई। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र से एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने दिन दहाड़े युवक को कार में डालकर उसका अपहरण किया और युवक के साथ बेरहमी से मारपीट भी की। युवक के साथ मारपीट और अपहरण का वीडियो भी सामने आया है। वहीं कानपुर पुलिस ने नाकाबंदी कर युवक को बरामद कर लिया है। हम लोग 4 लड़के एक साथ में थे और हम लोग 2 लड़के उतर पाए। जब तक 2 लड़के जो इंतजार कर रहे थे यहाँ मारने के लिए, वो 2 लड़के डब्बे के अंदर घुसे, उन्होंने उसको मारते हुए निकाला। किसको मारते? कौन है तुम्हारा? दुबे, हमारे मामा का लड़का है। अच्छा, आपका नाम क्या है? अमित तिवारी। अच्छा, जो मारने आए थे उनमें से किसी को जानते हो? हाँ सर, एक लड़के को जानते हैं, हिमांशु दुबे नाम है उसका। हिमांशु दुबे? हाँ, उनके पिताजी का नाम मुनीम दुबे। अच्छा। और सर हमारे भाई को डब्बे में से मारते हुए निकाला। अच्छा। स्टेशन के बाहर ले गए। स्टेशन के बाहर जाने के बाद में उसको गाड़ी में भरा। ब्लैक कलर की गाड़ी थी, गाड़ी का नंबर UP 78 HM 3555। कितने लोग थे लगभग? सर वो लोग 8 से 12 लोग थे। तो जब वो मार के पीट के ले जा रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? आप हम लोगों ने बीच बचाव किया, हम लोगों को ही मार पड़ी। सोशल मीडिया पर कल्याणपुर रेलवे स्टेशन पे आ रही कालिंदी एक्सप्रेस में सवार एक युवक के साथ कुछ युवकों के द्वारा मारपीट किए जाने, फिर उसे बाहर अपहरण कर ले जाने के संबंध में एक न्यूज प्रसारित हो रही है। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि जैसे यह सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने सक्रियता से उसमें चेकिंग वगैरह लगा दिया। बाद में ये लड़का सकुशल बरामद हो गया है और GRP की जो टीम है वह मौके पर जो विधिक कार्रवाई है वह कर रही है। मिर्जापुर पुलिस ने चोरी की स्कॉर्पियो के साथ बिहार निवासी एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तलाशी लेने पर उसके पास से एक अवैध देसी तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। आरोपी फर्जी नंबर प्लेट लगाकर गैर कानूनी कामों में गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। ये कल दिनांक को थाना जमालपुर में डबक चौक इंचार्ज द्वारा और थाना इंचार्ज के द्वारा ज्वाइंट टीम एक ऑपरेशन में एक पूर्व में इनके यहाँ पे स्कॉर्पियो चोरी के मुकदमे में एक अभियुक्त को नया स्कॉर्पियो के इन्होंने बरामद किया है, जिसमें एक फर्जी नंबर प्लेट लगा के इनके द्वारा इसको चलाया जा रहा था। और ये पहले जो गाड़ी थी वो UP 61 के नंबर पे रजिस्टर्ड थी, जो ये झारखंड 15 के नंबर पे इसको लगा के इसका दुरुपयोग और इसके साथ कर रहे थे। इसमें इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इनके साथ एक अवैध तमंचा 315 बोर का और 2 गोली भी इनके साथ बरामद। इटावा पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए एक शातिर अंतर जनपदीय चोर को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 चोर मौके से फरार हो गए हैं। पकड़े गए चोर के कब्जे से 2 ट्रैक्टर बरामद किए गए हैं।
आज जसवंत नगर थाने में एक ट्रैक्टर चोर पकड़ा गया है, जो वास्तुतः एक टीम, इनकी 3 टीमों में बटी हुई है। एक व्यक्ति मौके से उठाता है और एक डीलिंग वाले होते हैं जो कि भिजवाने का काम करते हैं, और वो तीसरा ऐसे व्यक्ति होते हैं जहां पर वो सेट करके पैसा वसूली करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक चोर राजेश कुमार यादव नाम है इसका, ये रहने वाला लाइन पार फिरोजाबाद का है, लगभग 45 साल इसकी उम्र है। ये गिरफ्तार किया गया है। इसके पोजीशन से 2 ट्रैक्टर चोरी महिंद्रा के बरामद किए गए हैं। इनको इस पूछताछ से इसने बताया है कि इसमें टोटल 6 लोग इस गैंग में शामिल हैं। उसमें मैनपुरी का भी ट्रैक्टर इन्होंने चोरी किया था। इसके साथ साथ इन्होंने अमरोहे में ट्रैक्टर बेचने का, मेरठ से भी कनेक्शन है इनका, साथ ही साथ मथुरा तथा फिरोजाबाद से भी इनका कनेक्शन है। इस पूरे अपराध में ये काफ़ी शरारती और बहुत ही गंभीर गैंग है। इसका रजिस्ट्रेशन भी मेरे द्वारा कराया जाएगा इस गैंग का। इसमें 2 लोग ऑलरेडी जेल में हैं फिरोजाबाद से, और अभी भी क्या कहते हैं 3 लोग अभी बाहर हैं, जिनको अभी जसवंत नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया जाना है। तो ये 2 ट्रैक्टर महिंद्रा के 2-2 लाख के जो बेचे गए थे बरामद किए गए हैं। लगभग 4 लाख कीमत के ये ट्रैक्टर बरामद किए गए हैं, जिनकी चोरी के मुकदमे जो है जसवंत नगर थाने में मई में और जून माह में क्रमशः दर्ज थे। तो इस प्रकार से एक बड़ी बरामदगी लगभग 4 लाख रुपए की ट्रैक्टरों की, और जो उसका दाम बेचा गया था वो बरामद किया गया है। मुरादाबाद के बिलारी थाना इलाके में 4 दिन पहले हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी देहात संदीप कुमार मीणा के मुताबिक महिला घर से धान की रोपाई करने निकली थी। जैसे ही वो शाम को घर वापस लौट रही थी, तभी एक व्यक्ति ने गंदा काम करने की नीयत से उसे दबोच लिया, और जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। करीब रात्रि को ही करीब 3-4 बजे के आसपास जब पुलिस सर्च कर रही थी, तो वहाँ पे एक ईख के खेत में मृतका, जिसका नाम ओमवती था, पत्नी गोपाली, उसका शव मिला। कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था लाल सिंह पुत्र रंजीत निवासी, ये भी उसी गांव का रहने वाला है, भूड़ बरेसी का, और उसी गांव में ही ये खेत है। ये भी पास के खेत में वहीं काम कर रहा था। हमने हिरासत में लेके पूछताछ की तो इसने मतलब ये इधर उधर की सूचनाएं दे रहा था, तो हमें इस पर शक हुआ। तब हम पूरी तरह जब निश्चित हो गए तो हमने इसको हिरासत में लिया, और इससे जब पूरी चीज़ें बात की अच्छे से, तो इसने बताया कि ये जो ओमवती है, पत्नी गोपाली, ये धान के खेत में जब पौध निकालने का कार्य कर रही थी, तो इसी बीच में ये घास काटने के लिए गन्ने के खेत में गई थी। तो वहाँ पर इसको जाते हुए देखकर ये इसके पीछे पीछे चले गया, और वहाँ जाकर इसने कहा कि मेरी नीयत ख़राब हो गई। तो वहाँ पे इसने इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो इस महिला ने कहा कि मैं, आप जो ये कर रहे हो, इसकी जानकारी आपके परिवार को और अपने परिवार को दूंगी, और मैं इसमें पुलिस में कंप्लेंट करूँगी। तब इसको डर लगा, इसको लगा कि ये कहीं जाकर बाहर बता देगी, तो इसने डर में, इसका जो बयान है, इसने कहा कि मैंने डर में आकर उसका मुंह दबा दिया, और जब ये बेहोश हो गई तो मुझे लगा कि इसको मारना ही उचित है। तो इसने उसके पेटीकोट के नाड़े को निकालकर उसके गले में बांध दिया।